In this session, we will discuss about metallurgy and their types, how metallurgy industries are categorized as per EIA notification, what is the process involved in secondary steel making process products, which kind of air pollution control device are used, and how to handle the waste generated from these kind of units. So, what is steel? So, steel is an alloy of iron and carbon which contains less than 2% of carbon, 1% of manganese and a small amount of silicon, phosphorus, sulfur and oxygen. तो स्टील क्या है? स्टील एक अलॉय है जो कि आयरन और कार्बन को कंबाइन करके बनता है। और आयरन क्या है? जो कि आयरन ओर से जब हम ऑक्सीजन और अदर इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं देन इट बिकम आयरन। और जब इम्प्योरिटी रिमूव करने के बाद आयरन ओर से जो आयरन प्रोड्यूस होता है उसके साथ जब कार्बन, रिसाइकल्ड स्टील लाइक स्क्रैप एंड अदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स लाइक फेरो सिलिकॉन, फेरो अलॉयज ऐड किए जाते हैं देन इट बिकम स्टील। तो समझ आया व्हाट इज स्टील एंड व्हाट इज आयरन? ओके। Steel is the world most important engineering product, as we all of know. It is used in every aspect in our lives, like automobile industry, construction product, and household items. For metallurgy, metallurgy process involve extracting metals from ore, refining them, and transforming them into usable product. Metallurgy क्या है? मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसमें कि जो ओर हम माइन से लेकर के आते हैं उसमें से हम लोग मेटल्स को पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर दैट उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है यूजेबल प्रोडक्ट्स लाइक टीएमटी बार्स हैं और चैनल्स हैं। इस तरह से मेटलर्जी इंडस्ट्रीज को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मेरी आवाज आ रही है ना? ओके। तो प्राइमरी मेटलर्जी इंडस्ट्री इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। प्राइमरी मेटलर्जी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो ओर माइन से लेकर के आते हैं उससे मेटल को प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। जैसे कि बेनिफिकेशन प्लांट होता है जिसमें कि जो लो ग्रेड का आयरन ओर होता है उसको प्यूरिफाई करके हाई ग्रेड आयरन ओर में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उसमें स्मेल्टिंग प्रोसेस होती हैं, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेस यूज किए जाते हैं। लाइक DRI प्लांट होता है, उसमें ब्लास्ट फर्नेस होता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं प्राइमरी में जिससे कि हमें मेटल प्रोड्यूस होता है। उस मेटल को आगे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोसेस। तो एक तरह से सेकेंडरी मेटलर्जी को अगर बात करें तो जो स्क्रैप से और जो हमें प्राइमरी से जो मेटल प्रोड्यूस हुआ उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेटलर्जी। समझ आया व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी? Okay, so this is a complete steel making process which involve primary and secondary both. जैसा कि मैंने बताया कि बेनिफिकेशन प्लांट से जो हमको आयरन ओर मिलता है उसको हम DRI प्लांट जैसे कि स्पॉन्ज आयरन प्लांट भी कहते हैं उसमें फीड करते हैं जिसमें कि कोल और नेचुरल गैस एज अ फ्यूल यूज की जाती है। और जो आयरन ओर है उसको सॉलिडिफाई किया जाता है, मतलब उसे मेल्ट नहीं किया जाता DRI प्लांट में, सॉलिडिफाई किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ पैलेट्स। उन पैलेट्स को फिर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में विद द हेल्प ऑफ रिसाइकल्ड स्टील मेल्ट किया जाता है एंड दिस मेल्टेड मोल्टन मेटल को स्टील रिफाइनिंग फैसिलिटीज के द्वारा CCM से पास करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। अगर इसी तरह से ब्लास्ट फर्नेस की बात करें तो ब्लास्ट फर्नेस में कोक यूज किया जाता है, कोल नहीं यूज किया जाता। तो सबसे पहले जो कोल होता है उसको कोक ओवन फर्नेस में, कोक ओवन प्लांट में बर्न किया जाता है जिससे कोल में जितना भी मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाए, खत्म हो जाए। और उसके बाद जो सॉलिडिफाई कोक बनता है उसको एज अ फ्यूल ब्लास्ट फर्नेस में यूज किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर के साथ लाइमस्टोन फीड किया जाता है और फिर उससे पिग आयरन प्रोड्यूस होता है जिस पिग आयरन को बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में फीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिसाइकल्ड स्टील। और आफ्टर दैट स्टील रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद CCM के बाद प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं लाइक ब्लूम, ब्लिट्स, स्लैब्स।
तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस फ्लो चार्ट है जिसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को कंबाइन करके बताया है। ओके, सो अगर हम बात करें कि मेटलर्जी इंडस्ट्रीज को एज पर ईआईए नोटिफिकेशन कैसे कैटेगराइज किया गया है, तो एज पर ईआईए नोटिफिकेशन 1994 में केवल प्राइमरी मेटलर्जी इंडस्ट्रीज जिनमें कि आयरन और स्टील का प्रोडक्शन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, फेरोअलॉयज, ये जो सारे यूनिट्स थे उनको ईसी की जरूरत थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो कि मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं उनको भी इसी की जरूरत थी। एट दैट टाइम सेकेंडरी मेटलर्जी काउंट नहीं थी। फिर ईआईए नोटिफिकेशन 2006 में मेटलर्जी को दोनों कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में सेम प्राइमरी मेटलर्जी इंडस्ट्री सारी प्रोजेक्ट्स को कैटेगरी ए में डील किया जाता है। इसके अलावा स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिनका की प्रोडक्शन कैपेसिटी अप टू 200 और मोर देन 200 टन पर डे होता है। इसके अलावा सेकेंडरी मेटलर्जी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कि ऑल टॉक्सिक और हैवी मेटल्स प्रोड्यूसिंग यूनिट है जिनका की प्रोडक्शन अप टू 20,000 और मोर देन 20,000 टन पर एनम है। दे ऑल आर कैटेगराइज्ड एज कैटेगरी ए। और कैटेगरी बी में जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल टॉक्सिक और हैवी मेटल प्रोड्यूसिंग यूनिट जिनकी की कैपेसिटी 20,000 टन पर एनम तक है, वो कैटेगरी बी में डील होंगे। इसके बाद इसमें 2009 में अमेंडमेंट आया था जिसमें कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी कैटेगरी बी की 20,000 थी उसको इनहेंस करके 30,000 टन पर एनम कर दिया था जिनको कि ईसी की जरूरत है। बट उसमें जो फर्नेस थे वो थे इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, थर्मस आर्क, कपोला विद द कैपेसिटी ऑफ 30,000। इसके बाद 2013 में अमेंडमेंट आया जिसके अकॉर्डिंग ये सेम फर्नेस जो कि इंडक्शन, इलेक्ट्रिक आर्क, कपोला है जिनकी कैपेसिटी 30,000 टन पर एनम से ज्यादा बट 60,000 टन पर एनम से कम है, आर कैटेगराइज्ड एट B2 कैटेगरी। बट वो वाले प्रोजेक्ट्स आर लोकेटेड विद द नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया, वो नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया में होने चाहिए, देन इट विल बी डील एज अ B2 कैटेगरी। इसके बाद एनजीटी का ऑर्डर आया था 12 Feb 2020 जिसमें कि उन्होंने कंडीशन मेंशन करी थी कि जो भी री रोलिंग और कोल्ड रोलिंग यूनिट्स हैं जो ऑपरेटिंग है विद द हेल्प ऑफ सीटीई एंड सीटीओ फ्रॉम द कंसर्न स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दे ऑल रिक्वायर्ड ईसी। क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो पहले कहीं भी रोलिंग मिल्स को काउंट नहीं किया गया था, तो एनजीटी ऑर्डर के बाद रोलिंग मिल को ईसी की कंडीशन की उनको ईसी अप्लाई करनी है, उनको ईसी की जरूरत है और जिसकी वैलिडिटी उन्होंने एक साल के लिए दी थी। इसके बाद 2020 अप्रैल 2023 एंड नवंबर 2023 इसमें एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एक्सटेंशन मिलता रहा कि सपोज कोई क्लाइंट है, किसी ने अप्लाई नहीं करा उस विद इन टाइम फ्रेम में, तो वो इस टाइम पर अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसके बाद जून 24 लास्ट ईयर को ओएम आया था जिसमें कि जो स्टैंड अलोन रोलिंग मिल्स हैं उन सबको ईसी की परव्यू से एग्जेम्प्ट कर दिया था जो कि एज पर एनजीटी ऑर्डर 2020 में ऐड हुए थे। तो और इसके अलावा जो सेकेंडरी मेटलर्जी यूनिट्स हैं उनको एज पर द फ्यूल इन द फर्नेस में जो फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर दिया था कैटेगरी B2 और B1 के हिसाब से। अगर हम बात करें इंडक्शन फर्नेस की जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 60,000 टन पर एनम से 1,20,000 टन पर एनम होगी, दैट विल बी कैटेगराइज्ड एट B2 कैटेगरी। और जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,20,000 टन पर एनम से ज्यादा होगी, दैट विल बी डील एज अ B1 कैटेगरी और जनरल कंडीशन मेंटेन रहेगी। तो ये समझ आ गया कि हमको अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा प्रोजेक्ट कंसीडर करना है, कौन सा नहीं करना है। मतलब अभी 24 के बाद से सारी स्टैंड अलोन रोलिंग मिल्स इसी की परव्यू में नहीं आएंगी, बट हाँ जो जिन प्लांट्स में मेल्टिंग शॉप है और स्टील रोलिंग है वो दोनों प्रोसेस हैं तो फिर उनको इसी की जरूरत होगी। इसके अलावा दीज आर द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। अगर हम एल्यूमिनियम का बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इज 659 डिग्री सेल्सियस, फॉर आयरन इट्स 1520 डिग्री सेल्सियस, फॉर स्टील इट्स 1371 डिग्री सेल्सियस।
सो मेजरली जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेकेंडरी स्टील मेटलर्जी के बारे में, क्योंकि प्राइमरी का मैंने शॉर्ट ऑफ ही बताया कि उसमें क्या क्या काइंड ऑफ प्रोसेस होती हैं। तो सेकेंडरी में क्या होता है कि इन सेकेंडरी मेटलर्जी डिफरेंट काइंड ऑफ फर्नेस आर यूज्ड फॉर रिफाइनिंग मोल्टन स्टील आफ्टर द प्राइमरी स्टील मेकिंग प्रोसेस। जैसा कि हमने चार्ट अभी लास्ट चार्ट में देखा था कि प्राइमरी स्टील में हमको जो पैलेट बने, जो पिग आयरन बना, उसको आगे किस तरह से हीट करके रिफाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, दैट इज कॉल्ड इन सेकेंडरी मेटलर्जी। वो सारा पार्ट सेकेंडरी मेटलर्जी में काउंट होता है। देयर आर थ्री मेजर methods are used for secondary metallurgy. One is basic oxygen furnace, second one is electric arc furnace, and third one is induction furnace. तो बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस प्रोसेस इज अ मेथड वेयर मोल्टन पिग आयरन एंड स्टील स्क्रैप आर कन्वर्टेड इनटू स्टील थ्रू द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ प्योर ऑक्सीजन। कि इसमें क्या करते हैं, इसका वर्क प्रिंसिपल क्या रहता है कि बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में कि स्टील स्क्रैप को इसमें फीड किया जाता है। इसके अलावा ब्लास्ट फर्नेस से जो पिग आयरन आता है उसको भी इसमें फीड किया जाता है। फ्लेक्सेस इसमें ऐड किए जाते हैं और फिर इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। तो इसमें जो स्क्रैप है या मेटल है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वो मेल्ट होता है। और इसका जो टेम्परेचर जाता है दैट इज अप टू 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद जब मेटल मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो एक स्लैग फॉर्म होता है जो कि लाइट होता है वेट में। तो वो अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो स्टील के ऊपर स्लैग इजीली लाइटली ऊपर इकट्ठा होता जाता है, जैसे कि जिसका कि सेक्शन होता है उसको टिल्ट करके रिमूव कर लिया जाता है सेक्शन स्लैग को एक अलग साइड से, और स्टील को दूसरे टैप होल से रिमूव कर लिया जाता है। बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस की जो कैपेसिटी रहती है दैट इज अप टू 400 टन पर टन तक रहती है, और इसकी जो प्रोडक्शन साइकिल होती है दैट इज अबाउट 40 मिनट्स। इस 40 मिनट्स में 20 मिनट्स तक जो काउंट होता है दैट इज फॉर ऑक्सीजन, कि 20 मिनट्स तक इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, और रिमेनिंग 20 मिनट्स के लिए मोल्टन के लिए मतलब मेटल को प्रॉपरली मेल्ट होने दिया जाता है। उसमें उसकी टेस्टिंग भी होती है, बाकी की चीजें होती हैं। इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की बात करें तो सेम प्रिंसिपल वही रहता है, बट इसमें जो मेटल को मेल्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन आर्क बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इसमें पास किया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की जो साइज रहती है दैट इज फ्रॉम 1 टन कैपेसिटी, जो कि छोटे कास्ट आयरन यूनिट्स में यूज की जाती है। इट्स अप टू 400 टन पर डे। 400 टन फॉर सेकेंडरी स्टील मेल्टिंग यूनिट्स है। मतलब सबसे छोटा अगर बात करें तो 1 टन की कैपेसिटी से स्टार्ट होकर के 400 टन तक की कैपेसिटी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की रहती है। इस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का अगर टेम्परेचर की बात करें तो इट्स गोज अप टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। इंडक्शन फर्नेस, आई थिंक इंडक्शन फर्नेस का तो आप में से काफी लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है ना? Yes. यस। तो इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, इंडक्शन फर्नेस प्रोड्यूस हीट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं एज अ फ्यूल। इन द वे इंडक्शन फर्नेस इज क्लीनर मेथड ऑफ मेल्टिंग द चार्ज। इसमें एसी करंट फ्लोज थ्रू कॉइल मेड अप ऑफ हॉलो कॉपर ट्यूब्स। इसमें जो एक ड्राइंग बनी हुई है स्कीमेटिक, इसमें जो एक हॉलो ट्यूब्स होती हैं कॉपर की, इनमें एसी करंट को पास किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ दिस एसी करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिससे कि हीट जनरेट होती है और मेटल चार्ज होता है। दिस विल हेल्प द मेटल टू मेल्ट, जो कि मेटल को मेल्ट करने में हेल्प करता है। इंडक्शन फर्नेस का जो टेम्परेचर होता है दैट इज फ्रॉम 1500 डिग्री सेल्सियस टू 1800 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो प्रोडक्शन साइकिल रहता है दैट इज अप्रोक्स 90 टू 120 मिनट्स तक रहता है। मतलब अगर हम बात करें कि एक बैच कितनी देर में निकलेगा तो वो 1 आवर 45 मिनट्स टू 2 आवर के बिटवीन निकलता है। ये कुछ सैंपल्स हैं। ये इंडक्शन फर्नेस की इनर शेल है। उसकी रिपेयरिंग जो कंटिन्यूस होती रहती है। इसके अलावा इसके चारों तरफ ये कूलिंग पाइप्स लगे रहते हैं, जो पानी सर्कुलेट होता रहता है इसके ठंडे करने के लिए। अब जो इंडक्शन फर्नेस था, इसमें जब मोल्टन मेटल मेल्ट हो जाता है आफ्टर 120 मिनट्स, इसके बाद इसको
लेडल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दिस इज लेडल। और इसमें लेडल को ट्रांसफर करने के बाद इसमें पर्जिंग की जाती है। पर्जिंग की जाती है आर्गन और नाइट्रोजन गैसेस की। ये इसलिए की जाती है, अगर इस पिक्चर में देखोगे तो ये एक दिख रहा होगा आपको वायर जैसा। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज इसमें रह जाती हैं उसको रिमूव करने के लिए, प्लस जो मॉल्टन मेटल है उसको प्रॉपरली होमोजेनाइज रखने के लिए नाइट्रोजन और आर्गन दोनों गैसेस में से किसी भी एक की पर्जिंग यूज की जाती है। आफ्टर दैट ये जो लेडल है जिसमें कि जो मॉल्टन मेटल आया उसको टेंडिश में ट्रांसफर किया जाता है, जहां से कि इसे सीसीएम में पास किया जाता है। तो सीसीएम, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है दिस इज फॉर सीसीएम, जिसमें कि ये जो मॉल्टन मेटल है ये ऊपर से पोर होकर के नीचे की तरफ आता है। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शंस होते हैं और कूलिंग जोन भी होते हैं जिनमें वाटर स्पिलिंग होती रहती है, जिससे ये जो मटेरियल है ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता जाता है और आगे जा करके इसे कटिंग टॉर्च के थ्रू जितना भी डायमेंशन एज पर रिक्वायरमेंट चाहिए होता है वो कट कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमारे बिलेट्स बन जाते हैं। अब जो ये बिलेट्स बने तो कई यूनिट्स में क्या होता है कि वो लोग इनको ही डायरेक्ट रोलिंग मिल में पास ऑन भी कर सकते हैं, और अगर हो कि प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा और हमको स्टॉक रखना है तो इन बिलेट्स को हम लोग साइड में एज अ रॉ मटेरियल भी रख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया ना सबको? कोई डाउट तो नहीं है? जी। थैंक यू। दिस इज द मटेरियल बैलेंस फॉर एमएस बिलेट्स। अगर इसमें बात करें रॉ मटेरियल की तो मेजर जो चाहिए होता है दैट इज स्टील स्क्रैप जिसकी क्वांटिटी 78%, स्पॉन्ज आयरन 20% और फेरो सिलिकॉन और फेरो अलॉयज 2% ऐड करने होते हैं, जिससे कि हमें 100% प्रोडक्ट नहीं मिलता। इसमें 92 या 91 के अप्रोक्सी प्रोडक्ट बनता है। रिमेनिंग 6%, 5 to 6% इसमें स्लैग जनरेट होता है, 1% कटिंग, 1% फॉर स्केलिंग। तो इस तरह से हम लोग मटेरियल बैलेंस मेंशन करते हैं इसमें। अब इसके बाद जो बिलेट्स बने, मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था कि या तो हम उसको डायरेक्ट रोलिंग मिल में भी पास ऑन कर सकते हैं, इन केस अगर हमने वो बिलेट्स बना के स्टोर करके रख लिए एट दैट टाइम उनको रीहीटिंग फर्नेस में गर्म किया जाता है। तो रीहीटिंग फर्नेस का क्या काम होता है? रीहीटिंग फर्नेस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्टील रोलिंग मिल बाय हीटिंग स्टील स्टॉक सच एज बिलेट्स, ब्लूम और स्लैब्स टू अप्रोक्सीमेटली 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें क्या होता है कि जो भी बिलेट्स हैं, स्लैब्स हैं, उनको फीड किया जाता है। ये जो पिक्चर है दिस इज फॉर पुशर टाइप रीहीटिंग फर्नेस, जिसमें कि 3 जोन डिवाइडेड होते हैं, प्री हीटिंग जोन एंड सोकिंग जोन। तो जब स्लैब्स को यहाँ से फीड किया जाता है धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, और पहले ये प्री हीटिंग जोन से जाते हैं। हीटिंग जोन इज कॉल्ड कि जहाँ पर वो अच्छे से हीट सोक करते हैं, और ये जो बर्नर्स लगे रहते हैं इसमें, इन बर्नर्स के लिए जो फ्यूल यूज करते हैं वो कोल होता है, या फिर अभी क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं जिनमें पीएनजी, सीएनजी, एलएसएचएस ये भी यूज करते हैं। उसके बाद ये चार्ज जो मटेरियल होता है वो स्लैब लास्ट में डिस्चार्ज हो जाता है। ये रीहीटिंग फर्नेस के कुछ पिक्चर्स हैं। ये रीहीटिंग फर्नेस है, और ये जो ब्लेड है ये आफ्टर सोकिंग मतलब हीटिंग के बाद ये पास ऑन होकर के फिर ये रोलिंग मिल में आगे की तरफ जाता है। रीहीटिंग फर्नेस को नॉर्मली 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट इज मेथड ऑफ हीटिंग, कि उसमें आप किस तरीके का फ्यूल यूज कर रहे हो, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, और वेदर इट इज इलेक्ट्रिक। मेथड ऑफ चार्जिंग कौन सा है, बैच टाइप है कि कंटिन्यूस टाइप है, मूवमेंट ऑफ स्टील स्टॉक कैसा है, बैच है, पुशर है, रोटरी है, इस तरह से। इसके बाद दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीहीटिंग फर्नेस। अगर हम बैच फर्नेस की बात करें तो दिस इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रीहीटिंग फर्नेस which is designed to heat all grades and size of steels, or these furnace can reaches temperature up to 1320 degree centigrade. पुशर टाइप फर्नेस जिसका कि मैंने अभी पिक्चर भी दिखाया था उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का रहता है, और इन दिस टाइप कोल्ड स्टील स्टॉक इज पुश्ड फॉरवर्ड यूजिंग मैकेनिकल पुशर। और इसमें 3 सेक्शंस होते हैं जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। इसके बाद है रोटरी हर्ट फर्नेस। दिस इज यूजली मेन फॉर पाइप रोलिंग मिल्स यूनिट्स
These furnace have a circular rotating hearth and a fixed roof wall होती है. इसके बाद walking beam furnace. These furnace are used moving beams to lift and shift steel stock forward in step. मतलब आगे की ओर बढ़ाने के लिए होता है. Walking hearth is similar to walking beam, but stock rest on fixed refractory piers. इसके बाद जो रीहीटिंग फर्नेस में जो बिलेट्स गर्म करे थे हम लोगों ने इन प्रोसेस में, उनका उनको रीहीटिंग फर्नेस के बाद रोलिंग मिल में ट्रांसफर किया जाता है. तो रोलिंग मिल में क्या होता है कि जो भी मेटल है, ये जो भी मेटल गर्म हुआ है उसको डिफरेंट काइंड ऑफ रोलर्स में पास किया जाता है. इट्स डिपेंड ऑन कि हमको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसके हिसाब से डिफरेंट काइंड ऑफ रोलर्स लगे रहते हैं. So rolling mill are machine that reduce the thickness of metal by passing it through a series of rollers. उनके अकॉर्डिंग उसकी थिकनेस कम होती जाती है और इसके साथ साथ बीच में इसमें क्वेंचिंग प्रोसेस भी होती रहती है, क्योंकि जो मटेरियल होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है. उसको पास ऑन करने के साथ 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 में ठंडा भी करना पड़ता है. तो साइड में छोटे छोटे से स्प्रिंकलर्स काइंड ऑफ लगे रहते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्विंचिंग. They are used to create various metal products like sheets, plates and structural shapes. मतलब वही है कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा कैसा है उसके हिसाब से रोलर्स डिफाइन किए जाते हैं. उसके बाद है कि रोलिंग मिल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज हॉट रोलिंग मिल, सेकंड वन इज कोल्ड रोलिंग मिल. Hot rolling mill perform the rolling process at high temperature, resulting in a more ductile and easily shaped material. हॉट रोलिंग मिल में क्या होता है कि जैसा कि हमने अभी देखा, जो मेटेरियल गर्म हुआ उसको फाइनली शेप दिया जाता है. और कोल्ड रोलिंग में होता है कि उसको गर्म ना करके लोअर टेम्परेचर पर ही और उसे शेप दिया जाता है दो रोलर्स के बीच में, जैसा कि ये पिक्चर में अपन देख सकते हैं. ये कुछ साइड फोटोग्राफ्स हैं रोलिंग मिल सेक्शन के. इस तरह से लास्ट में ये प्रोडक्ट जो हमने पहले पिक्चर देखा था बिलेट का, वो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट टीएमटी बार का इस तरह से बन के आ जाती है. दिस इज टीएमटी बार. ये सेक्शंस हैं और ये वो क्विंचिंग एरिया है जो मैं बात कर रही थी. इस तरह से लगे साथ में लगे रहते हैं जो कि उसको मटेरियल को ठंडा करते रहते हैं. अगर रोलिंग मिल के मटेरियल बैलेंस की बात करें तो इसमें जो इंगट्स या बिलेट्स जो यूज करते हैं, उसमें से अप्रोक्स 97% ही प्रोडक्ट जनरेट होता है. रिमेनिंग 2% मिल स्केलिंग होती है, 1% कटिंग और वेस्ट फाइन्स में जाता है. मिल स्केलिंग क्या चीज होती है कि जब हम गरम बिलेट जो डिस्चार्ज होता है उस पर जब पानी का छिड़काव होता है तो उस पर छोटी छोटी सी क्रैक्स काइंड ऑफ आ जाते हैं मेटल के. तो वो स्केलिंग बन जाती है. दैट इज कॉल्ड मिल स्केलिंग. अगर हम एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस की बात करें तो इंडक्शन फर्नेस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑपरेट होता है. तो उसमें जो प्रोबेबल पॉल्यूटेंट रहता है दैट विल बी पार्टिकुलेट मैटर, और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं दैट इज 150 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब. रीहीटिंग फर्नेस जिसमें कि फ्यूल जो यूज होता है दैट विल बी कोल, पीएनजी, सीएनजी, एलएसएचएस. तो उसमें जो एमिशंस फैक्टर रहते हैं, वो पॉल्यूटेंट जो रहते हैं वो है पार्टिकुलेट मैटर, SO2 एंड नॉक्स. अगर SO2 की बात करें तो उसका स्टैंडर्ड 300 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब है फॉर रीहीटिंग फर्नेस. और पार्टिकुलेट मैटर का स्टैंडर्ड सेम एज इंडक्शन फर्नेस. एंड अगर नॉक्स की बात करें तो रीहीटिंग फर्नेस के लिए जो वैल्यू है दैट इज 1000 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब. इसके अलावा जो फ्यूल कोल जो यूज किया जाता है रीहीटिंग फर्नेस में, उसके लिए कोल पल्वराइजर भी प्रोवाइड किया जाता है. तो कोल पल्वराइजर में कोल को पीसा जाता है, तो वहां पर उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो 150 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब रहते हैं. दीज आर द एमिशन स्टैंडर्ड फॉर इंडक्शन फर्नेस जो मैंने बताया अभी, और ये रीहीटिंग फर्नेस के हैं. ये एक कंप्लीट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है फॉर इंडक्शन फर्नेस. अगर हम बात करें ये इंडक्शन फर्नेस है तो यहाँ पर सबसे पहले एक सक्शन हुड हुड दिया जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो फ्यूम्स होती हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है. उसको रिड्यूस करने के लिए वो फ्यूम्स सक्शन हुड से पास होकर के डक्ट के थ्रू स्पार्क अरेस्टर में जाती हैं, जिससे कि उनका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है काफी. उसके बाद साइक्लोन से पास होकर के बैक फिल्टर में, और उसके बाद आईडी फैन के थ्रू एक स्टैक प्रोवाइड की जाती है. अगर रीहीटिंग फर्नेस की बात करें
तो यहाँ पर मैंने दो ऑप्शंस बताए हैं, बट एज पर मिनिस्ट्री जो हम देखते हैं और जो हम देते हुए आए हैं आज तक, वो है कि रीहीटिंग फर्नेस के साथ ग्रेविटी चैम्बर, उसके बाद मल्टी साइक्लोन, देन बैक फिल्टर और स्टैक। बट कई स्टेट में बैक फिल्टर्स को काउंट नहीं करते, दे सजेस्ट कि आप स्क्रबर ही इंस्टॉल करें। तो इन दैट केस रीहीटिंग फर्नेस के साथ साइक्लोन, स्क्रबर और फिर आईडी फैन के साथ स्टैक प्रोवाइड की जाती है। और स्टैक की जो कैलकुलेशन होती है वो फ्यूल के अकॉर्डिंग की कोल है कि क्या है, उसमें सल्फर कंटेंट कितनी है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके प्रोवाइड की जाती है। हजार्डस वेस्ट की बात करें इसमें, तो हजार्डस वेस्ट जो जनरेट होता है वो इंडक्शन फर्नेस पर जो बैग हाउस प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज कैटेगराइज एज अ हजार्डस वेस्ट। तो जो एग्जॉस्ट एयर और गैस क्लीनिंग रेसिड्यूज हैं उनको ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स को भेजा जाता है। इसके अलावा जो यूज्ड और स्पेंट ऑयल है उसको ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स को दिया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो इसमें जो ऐश जो जनरेट होती है कोल बर्न से, रीहीटिंग फर्नेस से, उसको वी कैन सेंड इट टू ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर रोड कॉन्ट्रैक्टर्स को हैंड ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा क्विंचिंग सेक्शन जो कि रोलिंग मिल एरिया में होता है, उसमें रिसाइकल वाटर टैंक प्रोवाइड किया जाता है जिसकी 6 मंथली क्लीनिंग फ्रिक्वेंटली की जाती है। उसको सीमेंट यूनिट्स को सोल्ड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडक्शन फर्नेस से जो स्लैग जनरेट होता है, that is not categorized as a hazardous waste, it's an industrial waste, and it can be utilized in various applications like cement production and road construction. इसके अलावा नॉन हजार्डस वेस्ट में मिल स्केल जो कि रीहीटिंग फर्नेस से जनरेट होता है, जो कि मैंने बताया कि जब क्विंचिंग प्रोसेस करते हैं तो जो गरम मटेरियल होता है उसके ऊपर क्रैक्स काइंड ऑफ आ जाते हैं और वो छोटे छोटे से क्या बोलते हैं स्टील के स्क्रैप काइंड ऑफ रिमूव हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मिल स्केल। उनको हम वेंडर्स को दे सकते हैं। सो थैंक यू। आप लोगों को समझ में आया कि मैं बस बोले जा रही थी? हेलो। Yes, I अच्छा, यस मैम। तो इज देयर एनी क्वेश्चन? Fiji, यस सर। it was a very good session, थैंक यू सर। only technical. यस सर। Even then, I just wanted to ask something, यस सर। only for others to know also. See, can you come to slide number 5? स्लाइड नंबर 5, जस्ट अ मिनट सर। So my screen is visible? Okay, this is Yes, visible. sir. See, the steel making process you have done, that's the two processes. One is the starting from the iron ore. Sir, So starting, this- yes. Okay, so the mineral beneficiation इसमें आता है क्या? यस सर, क्योंकि जो ओर जो है, आयरन ओर जो ये बताया है यहाँ पर स्टार्टिंग में, जस्ट अगर जैसे मैंने पहले बताया था कि प्राइमरी स्टील में क्या इन्वॉल्व होता है, ओर से मेटल प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो ओर होता है वो माइन से आता है। आफ्टर दैट उसकी बेनिफिकेशन प्रोसेस होती है, आयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट, जिसमें कि उसकी क्रशिंग, ग्राइंडिंग और स्क्रीनिंग जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं उसमें, तो उसके थ्रू। इसमें हमको ऐसा बता सकता है कि ये आयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट है, देन pelletization प्लांट एंड स्पॉन्ज एंड प्लांट, नो? सर आयरन बेनिफिकेशन का मेरे को वो मिला नहीं, तो मेरे को ये आयरन ओर से डायरेक्ट मिला, बट हाँ DRI प्लांट एंड स्पॉन्ज प्लांट आर सेम। Okay, just I asked for this information only. Then the नहीं, furnace also, then EAF, electric arc furnace and basic oxygen furnace, दोनों यूज करना। हाँ सर, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस जो है ये सेकेंडरी मेटलर्जी में काउंट होते हैं। अगर इस प्रोसेस चार्ट की बात करूं मैं, तो इसमें जो DRI प्लांट है और ब्लास्ट फर्नेस है ये प्राइमरी मेटलर्जी के पार्ट हैं। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेटलर्जी। Okay, you are concentrating only in the secondary metallurgy. हाँ हाँ, टुडे सेशन इज ओनली फॉर सेकेंडरी मेटलर्जी बिकॉज but प्राइमरी में काफी सारे स्टेप्स होते हैं। और Okay, initially you told about primary only to
denote the difference. No? That's all. No. Initially, you told the primary and secondary. That is why I just asked you. No. Okay. For this, Okay. I just defined that metallurgy is divided into two parts. Okay, But only for the knowledge. That's only all. for secondary metallurgy. Okay, Because then coming to this rolling mills. Rolling mills, there's MS rolling mills and hot strip mill is there. Both are there. service rolling mill section. MS rolling mills and hot strip mills. Yeah. That all. Cold rolling and cold rolling and hot rolling. Just a minute. Yes. This one. Yes, sir. I'll come to that. Yes. So hot this section rolling. is also included in secondary metallurgy. Okay. Then Because continuous casting machine CCM. Sir, CCM is also the part of secondary metallurgy. Hmm. The primary metallurgy include beneficiation plant. Okay. DRI plant, sponge iron plant और blast furnace. मतलब blast furnace से जो big iron generate हो रहा है and from DRI plant, sponge iron से जो pellets बन रहे हैं, pellet plant, these are all the part of primary industry. Primary metallurgy. Oxygen plant will also come with this rolling mill and oxygen plant. Which plant, sir? Oxygen plant. Oxygen plant. Rolling mill. Yes. Along with the rolling mill, the oxygen plant will come. Sir, I don't have any idea about that. Oxidation has to be done, no? Sir, oxidation process is involved only in primary, not in secondary. Okay. Yes, oxidation process involved only in primary. You are concentrating only in the steel manufacturing. Am I right? Yes. Okay. So caster, slab caster and billet caster also, I think. Secondary. Sir, these all are secondary. Cinder plant. These all kind of furnace. After that, CCM. CCM and this rolling mill section, reheating and rolling. These all include in secondary metallurgy. Okay. बीच में 2 मिनट मेरे को मिस हो गया इसलिए नहीं इट्स ओके सर बिकॉज अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी बहुत वास्ट है और दैट कुड नॉट बी पॉसिबल कि दोनों को एक साथ काउंट कर लें दैट्स व्हाई आई इंक्लूड ओनली शॉर्ट काइंड ऑफ नोट कि हाँ प्राइमरी में दीज काइंड ऑफ प्रोसेस आर इन्वॉल्व बट मेजरली सेकेंडरी मेटलर्जी के रिगार्डिंग Okay, Nidhi, anyway, it's a very good presentation. Thank you, sir. One thing is that you have covered all the technical matters with every slide is informative. And second thing, you were talking with the clarity and with the confidence. Thank you so much. It is so appreciable. Thank you so much, sir. Thank you so much. You have a very good future. Thank you so much, sir. Yeah. So actually, I am proud of you. Keep it up. Thank you, sir. Anything else from any? नहीं और दूसरा किसी को है तो पूछ ले I request everyone to please turn on the cameras. Anyway, your slide number 5 is very good. That slide number 5 itself, whole thing you can say. Yes, sir. That's good. That's very good. Thank you, sir. I think once you have to take some people to your steel industry. Let them see each person. And see, one thing more. See, in between, okay, you have mentioned about this what are likely pollutants. Yes. About the particulate matter or something, and APCD also you told. But what are the likely pollutants in between? That is, some intermediate product is made and then it is transferred to the other units. So intermediate exchange of this happens inside the unit itself now. So I think there also you have to tell about these pollutants. Common pollutants, okay, by the process, what is the common pollutants in the steel industry you have told. But from the starting from this point,
one by one. It comes from one unit and then transferred to another unit, or it is divided to some other units. In between, what are the likely chances? Or whether it is through conveyor belts, or whether they are taken by some trucks or carried by some other way. That Yes, also, sir. I think that also you can teach the other people later on, not even if not Definitely, sir. now, later on also. Definitely, sir. We'll try. Yes, that will also be taken into, because something will be in the taken by loaded and unloaded. Something will be in the belt only, isn't it? So finally, last, when the steel rolls comes, the temperature, high temperature, how people are standing there, even the workers are standing there, how if somebody goes there and see how they can stand there, what will be the, what is the temperature there, what is the occupational health hazard that is likely to happen there. Then Yes, in the sir. final level, how the steel comes out, that temperature, they have shown a slide, that's a fantastic slide we have shown that. Yeah, आग इतना आता है ना, it's good. So one who has gone to a steel plant, they will feel that they are in the plants. In that way, you have shown the slide with the clarity. That's good. Very good approach. Very good. Appreciable. Thank you, sir. Happy. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, everyone. Olivia, हो गया फोटो? फोटो लेते तो बोलना है, हमको हंसना है ना. और एक ले लेते हैं सर. नहीं, कुछ आदमी लोग फोटो लेने के टाइम नहीं हंसेगा, कुछ लोगों का फोटो हो गया बोले तो उसी ने हंसेगा, ऐसा भी होता है. Okay, I'm taking a photo here. Yes. Done. Thank you. Thank you so Thank you, much, Didi. everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Didi. Thank you. चलो